एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी लोगों का स्वागत है भाइयों। एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, मेरा वॉइस क्लियर है, ऑडिबल है, एक बार प्रॉपर्ली दिख रहा हूं? जस्ट एक बार जल्दी से टेक्स्ट चेक दे दीजिए। हेलो निकिता, हेलो दीपान्विता, हेलो माहेश्वरी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू गाइस आर वेलकम जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बार फटाफट तेजी के साथ बता दीजिए इफ माय वॉइस इज प्रॉपर्ली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। हाँ जी। फिर आज एक बहुत मजेदार डिस्कशन वी आर गोइंग टू बी डूइंग। राइट, एक क्लास में पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, तो आज एक लेक्चर होगा, पार्ट 1 इसका आज होगा, और पार्ट 2 डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कल होने वाला है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केस लॉस ट्रेजेक्ट्री जिनके थ्रू आपको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए ये बात बता देता हूं, जितनी भी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डॉक्ट्रिन्स लेने वाला हूं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। संविधान आज टिका हुआ है इसी डॉक्ट्रिन के चलते, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंस इसकी नहीं हो सकती। राइट, तो एक तो ये है। दूसरी बात ये, अगर आपको ये पर्टिकुलर क्लास देखनी है, यू आर कमिंग ओवर हियर टू वॉच दिस लेक्चर, यू वांट टू लर्न बेसिक स्ट्रक्चर, आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैं सीधा एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे आपको नहीं देखा जाता। आई होप एवरी वन ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दैट। यस प्लीज। सर आपका अनअकैडमी पर इंट्रो ऑफ टीबीए नहीं भाई, ऐसा कोई कैंसल वैंसल नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना। आई हैव ऑलरेडी टेकन लॉट ऑफ लेक्चर्स भाई, कोई वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इट इज ऑल देयर, ठीक है। यस प्लीज। तो व्हाट आई एम सेइंग इज अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इस हर टॉपिक के पीछे की एक स्टोरी होती है, डॉक्ट्रिन्स के एवोल्यूशंस होते हैं, उनके कहीं ना कहीं ओरिजिन होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनके तहत हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस मेन प्रिंसिपल पर, उस मेन डॉक्ट्रिन का हम जरूरत के तौर पर क्या करते हैं, यूज जो है वो लेकर आते हैं, उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। यहां भी कुछ वैसे ही होने वाला है। इस डॉक्ट्रिन के पीछे की स्टोरी आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं। आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा इवोल्यूशन ऑफ दिस डॉक्ट्रिन पता लगेगा, और फिर इसके आगे की क्लास में यानी कि कल पार्ट 2 के अंदर केशवानंदा भारती जहां से इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को हम लोग लेकर आए हैं, उनके हम फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। आर वी क्लियर अबाउट दैट एवरी वन ऑफ यू? और वहां से हम ये पता करेंगे आज तक किन 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 चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है। ये 2 क्लासेस के अंदर मैं आपको पूरी इवोल्यूशन समझा दूंगा। और एक चीज और आपको बताता हूं, इस डिस्कशन का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि आपके 2 टॉपिक कवर होते हैं। 2 टॉपिक्स आर कंक्लूड। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो कंक्लूड होगी, और होल टसल 368 आर्टिकल जो अमेंडमेंट की पावर है, और आर्टिकल 13 के अंदर जो टसल है, आपके दोनों टॉपिक एक साथ में खत्म सिर्फ इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 से कवर हो जाएंगे। राइट, सो यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ वेरी गुड डिस्कशन इन द कमिंग पर्टिकुलर पार्ट। नाउ इस पर जाने के पहले पहले, अगर आप में से किसी ने भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, लॉ विद विशाल के नाम से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, दिस इज माय चैनल, ये मेरा टेलीग्राम है, आप इसको प्लीज मेक श्योर करिएगा, इसको ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है उसकी एक्सेस आपको मिल जाए, हमारे सेशंस जो भी होते हैं वो आपको पता लग जाए यहां पर। इज दैट क्लियर? वन। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड थिंग विच आई वॉन्टेड टू पॉइंट टू यू गाइज आउट इज द अमेजिंग थिंग्स विच आर गोइंग टू कम। जैसे कि मैंने ये आप लोगों के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पर भी एक छोटा मोटा थोड़ा नोट बनाया हुआ है, बट इससे ज्यादा आज की क्लास में मैं इन्हें डिस्कस कराने से पहले, ये कल डिस्कस होगा, आज की क्लास में कुछ इवोल्यूशन में आप लोगों के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के लेकर आऊंगा, जो बोर्ड के थ्रू हमें समझने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट पर हम लोग कल जाएंगे, वी आर गोइंग टू गो इनटू इट। सो आई एम डिवाइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, पार्ट 2 देखने के पहले आपको पार्ट 1 देखना जरूरी है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डेवलप करनी है। नाउ वेरी क्विकली लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ पे भैया टीचर्स डे स्पेशल फेस्टिवल जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक स्पेशल क्लास मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट इज दिस स्पेशल क्लास फेस्टिवल, हमारा एक प्री स्पेशल क्लासेस हम आप लोगों के लिए रखते हैं। वी हैव प्री स्पेशल क्लासेस, राइट, जो हमारी अनअकैडमी की ऐप पर आप लोगों को मिलती हैं। हर दिन एजुकेटर्स वहां फ्री क्लासेस जो है वो लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, एमसीक्यूज करवाते हैं, आर वी क्लियर, पोल्स वगैरह के थ्रू एमसीक्यूज कराते हैं, तो कई सारी चीजें स्पेशल क्लास से आपको मिलती है।
उसी को लेकर हम लोग ये स्पेशल क्लास लर्निंग फेस्टिवल लेकर आए। इट्स अ टीचर्स डे स्पेशल क्लास फेस्टिवल, जिसमें आपको 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, दैट इज फ्रॉम टुडे, आज से लेकर टिल नेक्स्ट 5th तक आपको क्या मिलने वाला है? फ्री स्पेशल क्लासेस मिलने वाली हैं। हर एजुकेटर जो यहां पर आपको दिख रहे हैं, सबकी क्लासेस यहां पर चलेंगी। मेरा जो स्लॉट रहेगा इसमें वो आपका 6:30 रोज टू 7:30 PM होगा, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन डील करा रहा हूं। आगे क्या, ये मैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डील करा रहा हूं। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हैं, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338, 338A, 338B, 339, 340, 341, 342, आज हम ये कवर करेंगे। और कल की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू बी डूइंग द नेशनल इमरजेंसी। मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आप हमारे स्पेशल क्लास फ्री फोरम जो है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज सर। आपका एक्शनेबल क्लेम का लेक्चर ऑसम, ऐसे कभी नहीं पढ़ा एक्शनेबल क्लेम, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। चलिए, सो वेरी क्विकली ये जो आपको है, ये आपको डेट नोट डाउन करनी है, और आज की 6:30 से 7:30 की क्लास में आप मुझे मिलेगा, एंड बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस भी आपको इक्वली ज्वाइन करनी है, प्लीज मेक श्योर। और एक चीज और बता देता हूं, एक निश्चय ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच हम लोग लेकर आए हैं। 5th सितंबर से ये जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग पहले हमारे डेमो लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है, इफ यू गाइस एंजॉय अवर सेशंस, कम एंड जॉइन द रिस्पेक्टिव बैचेस। सिंह विशाल का रेफरल कोड यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको प्री एंड मेंस का सिलेबस सब कुछ कवर कराया जाएगा। 100+ टेस्ट सीरीज की एक्सेस आपको मिल जाएंगी। PYQs, जितने भी पुराने पास्ट ईयर पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं हर स्टेट के, वो भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में बैच है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बैच रहेगा। इलस्ट्रेशंस के थ्रू प्रैक्टिकली अप्रोच से हम लोग आपको ये बात जो है वो समझाने वाले हैं, एंड देयर इज 1200+ लाइव सेशंस व्हिच आर गोइंग टू हैपन। तो मेक श्योर कि आप पहले आए, हमारी फ्री सेशंस ले सकते हैं, और इसके बाद में देन यू आर फ्री टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच एज वेल। चलिए, नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कम टू द मेजर पॉइंट। अब अपन लोग अपने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर आते हैं। देखिए, पहले मैं एक बेसिक लाइन में बता देता हूं आप लोगों को, बड़ी बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए, व्हेन यू लुक एट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करते हैं, उसके पहले आप ये जान लीजिए, हमारा जब संविधान बनाया गया था, व्हेन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स, ड्राफ्टिंग कमिटी इसको प्रिपेयर कर रही थी, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ब्यूटीफुल इस पर डिस्कशंस किए, और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया गया तो कुछ बातों को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया गया। यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनका एक सर्टेन विजन था, एक विजन था, जिसके तहत हमने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, इनमें कई सारे प्रिंसिपल्स हैं और कई सारी चीजें हैं जो फाउंडेशन बनाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन। हर वो चीज जो हमारे संविधान का फाउंडेशन है, आर वी क्लियर, क्या उसे बदला जा सकता है, क्या उसे नहीं बदला जा सकता है? पहली इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारी फाउंडेशन है वही बेसिक स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रियम्बल में वर्ड यूज किया गया सेक्युलरिज्म, आर वी क्लियर? तो क्या सेक्युलरिज्म एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, एक हमारा, यानी कि अगर मैं इस ढांचे को समझाऊं तो आसान भाषा में बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी। उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको एक बेस जो है वो डालना पड़ेगा, पिलर जो होंगे जिस पर पूरी की पूरी बिल्डिंग स्टैंड करेगी। यस, तो हम लोग पिलर्स एंड कॉलम्स बनाते, कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिन पर पूरी की पूरी फाउंडेशन बिल्डिंग की टिकी होती है। आप ये समझ लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर वही फाउंडेशन है जिस पर बाकी के प्रोविजंस जो हैं वो पूरे के पूरे। अगर ये बेसिक फाउंडेशन हमने गिरा दी, अगर हमने बेसिक फाउंडेशन गिरा दी, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, मतलब द होल कॉन्स्टिट्यूशन विल कोलैप्स। यानी कि बताने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा ये जो ढांचे हैं, आर वी क्लियर, ये जो कॉलम्स हैं बिल्डिंग्स के, जिन पर हमारा वो बिल्डिंग बनाई गई है, इसी तरीके से हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जिन पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेमर्स थे, उन्होंने संविधान के प्रोविजन जो है, संविधान में जो प्रोविजंस हैं वो बनाए। अब कोई भी व्यक्ति इन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दैट इज द जनरल लॉजिक। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यानी कि इन प्रिंसिपल्स के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स करेगा, एंड व्हाई वी वुड वांट टू कोलैप्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज बेसिक स्टफ। So the principles on which
सेट ऑफ गवर्निंग प्रिंसिपल्स जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी प्रेमाइस होल्ड करके रखता है, दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन सिंपलेस्ट ऑफ। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, मैं अभी इस पर और भी बात करूंगा कल की क्लास के अंदर, बट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक जर्मन कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? इट इज अ जर्मन कॉन्सेप्ट। एक सेकंड दीजिएगा। यस, तो इट इज अ जर्मन कॉन्सेप्ट। ये जर्मनी से हमने कॉन्सेप्ट जो है वो लिया था, सबसे पहले जर्मनी में यूज किया। एक प्रोफेसर है, इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, प्रोफेसर डाइटरिच कॉनरैड। आर वी क्लियर अबाउट दैट? प्रोफेसर डाइटरिच कॉनरैड, आर वी क्लियर? इनके स्पेलिंग में एरर हो सकता है, बट दिस इज हिज नेम। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन है, इसी इंडिविजुअल ने प्रपाउंड किया। जर्मन कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर, एंड यूज हुआ था पहली बार केशवानंदा भारती केस में। बट इतनी तो मिनिमम डिटेल जो है वो सब स्टूडेंट जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में प्रपाउंड हुई। मेरा उद्देश्य वो बताने का नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में प्रपाउंड हुई, वो तो ठीक है। मेरा मकसद ये बताने का है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, वो कैसे इवोल्यूशन में आई, उसको लाने की जरूरत क्या पड़ी। आज का पूरा बैकड्रॉप जो है वो आज की और कल की क्लास में हम लोग यही कवर करने वाले हैं। बट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जानने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड टू आर्टिकल। एक है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब याद रखिएगा, मैं आपको अब बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई बात नहीं होगी, अब हम बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंचेंगे और देखिए बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे लाया गया, जरूरत क्या पड़ी बेसिक स्ट्रक्चर को लाने की। तो वो ट्रेजेक्ट्री आपको कुछ आर्टिकल समझ कर होगी, कुछ केस लॉ समझ कर होगी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाई गई थी, उन सबको क्वेश्चन किया गया कोर्ट्स के अंदर, और तब हम बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ दिस सिचुएशन। अब सबसे पहली शुरुआत होती है किसके बारे में? टू आर्टिकल्स, 368 एंड आर्टिकल 30। जब हम आर्टिकल 368 को देखते हैं तो आर्टिकल 368 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ लेजिस्लेचर को पावर देता है, यानी कि इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी अमेंडमेंट इज अ कॉन्सेप्ट जो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। यानी कि हमारा जो संविधान बनाया गया है वो चेंजिंग टाइम्स के साथ, समय के साथ में उसमें चेंजेस भी आएंगे, स्टैग्नेंट नहीं रहेगा। कुछ चीजें आज जब कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर जब संविधान बना रहे थे उन्हें वो चीजें जरूरी नहीं लगी, उस वक्त पर शायद माहौल ऐसा होगा जो उन्होंने उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में उनको जरूरत नहीं लगी उसे डालने की। तो हमें क्या पार्लियामेंट को फ्रीडम देनी होगी कि अगर समय के साथ जो चीजें जरूरी हो वो हमारे लोगों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाएं। और इनकॉर्पोरेट करने का तरीका क्या होगा? एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके अंडर आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा, इनको पावर देता है किस चीज की? कि एक अमेंडमेंट लेकर आकर आप संविधान के अंदर अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस का मतलब अगर आप उसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आप उसके अंदर कुछ डिलीट करना चाहते हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जो संविधान में ऑलरेडी जो चीजें मेंशन है उसमें आप एक ऑल्ट्रेशन या वेरिएशन जो है वो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? तो 368 का पर्पस है पार्लियामेंट को पावर देना टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस बाय वे ऑफ एडिशन, बाय वे ऑफ डिलीशन और बाय वे ऑफ वेरिएशन और ऑल्टरेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज 368। और ये करना भी जरूरी था, आर्टिकल 368 को रखना क्यों जरूरी था? बिकॉज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कि जो कि हमेशा एक ही रहेगी, समय के साथ उसमें चेंजेस की जरूरत और परिवर्तन लाने के लिए वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास, इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, so they only can make the changes to तो 368 को रखा गया। अब एक 368 आर्टिकल है और उसका कोरोलरी एक आर्टिकल है आर्टिकल 30। अब हम पार्लियामेंट को तो पावर दे रहे हैं कि देखिए भाई आप लोग क्या करिए, आप लोग जो हैं वो कोई भी लॉज जो हैं वो बना सकते हैं, यू कैन मेक द पर्टिकुलर, लेकिन आपको ये पावर नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट्स के, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हुए कोई लॉ बनाए। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, कोई लॉ बनाती है जो क्या करता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज राइट टू इक्वालिटी का, जो फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं उनका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल माइनॉरिटीज दिया गया है, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कर्टेल करता है, एब्रिज करता है, एब्रोगेट करता है, वायलेट करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 13
जो लॉज इनकंसिस्टेंट हुए फंडामेंटल राइट से, उन्हें शून्य करने की, वॉइड करने की पावर है। आर वी क्लियर अबाउट दैट एवरी वन ऑफ यू? क्या क्या यानी कि ये कॉन्सेप्ट कि जो लॉज पार्लियामेंट बना रहा है उन्हें रिव्यू करें और रिव्यू करके देखें कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो हमारे पास क्या पावर है? हमारे पास मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है अंडर आर्टिकल 13, दे कैन डिक्लेयर द लॉ एज वॉइड, वो उसे शून्य डिक्लेयर। अब जब आप इन दोनों आर्टिकल को देखते हो, आर वी क्लियर, तो एक कंफ्यूजन, एक टसल देखने को मिलती है कि भाई संविधान में बदलाव भी करने की पावर है, और संविधान में अगर बदलाव किए जाएंगे और अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हुए तो क्या उन पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। अब जब ये टसल आने लगी, जब ये सिचुएशन आने लगी कि सुप्रीम कौन है, यानी कि ये किसका क्वेश्चन बन गया? ये बेसिकली ईगो का क्वेश्चन बन गया कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है, वो संविधान में बदलाव कर सकती है, पावर दी गई, और जुडिशरी को यह पावर दी गई है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट वो उसे वॉइड करे। तो अब तब तब क्वेश्चन ये उठने लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आएगी, क्या वो जुडिशरी जो है उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है? एक बार, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर उसे रिव्यू कर सकती है तो क्या डू दे हैव द पावर टू डिक्लेयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वॉइड टू? दैट इज द क्वेश्चन। और आज का जो लेक्चर है वो यही दो क्वेश्चन पर बेस्ड। पहला क्वेश्चन, क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 368 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो संविधान में कुछ भी जो चाहे वो अमेंड कर सकते। दे कैन अमेंड व्हाटएवर दे डिजायर, दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट। तो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या फंडामेंटल राइट्स को, अब आज की डेट में देखेंगे तो सबके आंसर हमें मिल चुके हैं, इसलिए बहुत इजी है। अरे भैया क्या बोल रहे हो, 368 में तो लिखा हुआ है ना कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, लिखा हुआ है, तो क्यों इतना डिस्कशन करा रहे हो? पहले तो नहीं लिखा था। First, it was not directly given. Are we clear? It was not directly given initially. That is why it is important for us कि अब आप अपने आप को जरा 1950 1951 के समय से जैसे जैसे मैं आपको लेकर जाऊंगा, आपको उन ईयर में रहना है। आज की डेट में मत देखिए व्हाट इज द सिचुएशन टुडे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम वी आर द वंस जो पहली बार इन सिचुएशन को रीड कर रहे हैं 1951 में, 1967 में, 1973 में जब केशवानंदा भारती आई। यू हैव टू बी इन द ईयर and that's how you're going to learn and try to understand things. आज की डेट में देखोगे तो आप बोलोगे आज तो ऐसा है, आज तो ऐसा है। नहीं, उस वक्त क्या था अब आपको वो जानना है, और वो चीजों से हम जो आज लिखे हुए हैं हमारे संविधान में वो चेंजेस कैसे आए वो भी जानना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या फंडामेंटल राइट्स, अब जो मैं पूरी ट्रेजेक्ट्री बताऊंगा इस पर आने के पहले पहले ये दो मूल क्वेश्चन अपन को आंसर करने पड़े कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, और दूसरा कि पार्लियामेंट अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है तो क्या या संविधान में कोई भी चेंजेस ला सकती है, तो क्या उनकी पावर एक एब्सोल्यूट पावर है, या उस पार्लियामेंट की उस 368 की पावर में, पार्लियामेंट की उस अमेंडिंग पावर ऑफ अंडर आर्टिकल 368 में उसके एक्सटेंट को, उसके स्कोप को लिमिट भी किया जा सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। यानी कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ अमेंडिंग पावर? वन, can the fundamental rights be amended by article 368? And the second one, if they can be amended, so then what is the scope of limitation to parliament's amending power under article 368? ये दो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट। एवरीवन इज क्लियर? यस प्लीज। अब ट्रैजेक्टरी जरा देखिएगा, why there is a need of constitutional amendment। जैसा मैंने कहा, जब संविधान बनकर रेडी हुआ 26 जनवरी 1950 it came into enforcement। Are we clear? उस दिन जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नीड्स थी, उन बातों को जो उस वक्त पर प्रेवलेंट थी, उन सारी बातों को वहां डाल दिया। Are we clear about that every one of you? लेकिन चेंजिंग टाइम्स के साथ जैसे जैसे बदलाव होते जाएंगे, आर वी क्लियर, तो क्या जरूरत है नए राइट्स ऐड ऑन करने की भी? Will there be a requirement to add new rights in the constitution also? Every one of you? Yeah. जब समय आएगा तो हमें जरूरत भी है। और क्या इसीलिए हमें संविधान में रिजर्वेशन का जो पहले अधिकार नहीं दिया गया था वो अधिकार देखने को मिलता है? कैन वी सी दैट एवरी वन ऑफ यू? ये चीज ऐड की गई, पहले समय के हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं देखी गई, बट टुडे
Is it a requirement in the contemporary changing times? Yes. Insertion of Article 21 of the Constitution, 21A of the Constitution, that is right to education का insert होना, 86 Constitutional Amendment 2002 से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वैसा का वैसा रहता, उसके अंदर किसी तरीके के बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती, एक स्टैग्नेंट रख देते, जैसा का जैसा बनाया गया वैसे ही रख देते। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कहा था कि जब समय आएगा यू हैव द पावर टू मेक द चेंजेस। तो कभी ये रिजर्वेशन और आर्टिकल 21A जैसी चीजें इनकॉर्पोरेट हो पाती? नहीं हो पाती। ये जरूरत थी ना, इसीलिए हमने। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाट अमेंडमेंट डज। ये अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 वो ये करती, पहली चीज। अब जब आप और आगे की तरफ बढ़ते हो, every one of you, I have already told you about why there is a need of Article 13 and why there is a need of Article 368. ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। 368 कहता है कि आप संविधान के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। आर वी क्लियर अबाउट दैट? इंक्लूडिंग फंडामेंटल, और वो मैं क्वेश्चन अभी अपन लोग डिस्कस करें कि क्या पार्लियामेंट 368 के तहत एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, और एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर, एक्सटेंट ऑफ लिमिट टू दैट पावर मेंशन्ड अंडर 368 वो क्या होगी। और आर्टिकल 13 जो है, एनी लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट देन दे विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। फिर वो वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे। यस और नो? अब इसी पॉइंट पर जब आप और आगे बढ़ते हैं तो देयर सीम्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्टिकल 368 वर्सेस आर्टिकल 13। अभी बस मैं केस लॉस की तरफ जाने वाला हूं, बट लेट मी जस्ट फिनिश माय फाउंडेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जब भी लाई जाएंगी, जब भी लाई जाती थी, देयर यूज्ड टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट और पावर टसल बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट विच वाज कमिंग इनटू पिक्चर, जैसे कि पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई और तुरंत चैलेंज कर दी गई, तो पावर टसल मिल रही। लेजिस्लेचर ये कह रही है कि भैया हमको 368 के तहत पावर है टू इंट्रोड्यूस एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच वी कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू विच वी कैन मेक चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी ये कह रही है, देखिए सरकार, आपके पास पावर जो है वो है। उनका आर्ग्यूमेंट आगे चलकर ये होगा, आपके पास जो पावर है उसका एक एक्सटेंट है, उसकी एक सीमा है, उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा में रहते हुए आप क्या करिए, संशोधन लाइए, तो समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। देन वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। और अगर आप ऐसा कोई लॉ बनाओगे जो इनकंसिस्टेंट रहेगा, देन हम आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उसे वॉइड डिक्लेयर करेंगे, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे। तो अ कॉन्फ्लिक्ट, अ वेरी क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट वी कैन सी। और उन्हीं से रिलेटेड कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बस नाम मैंने लिखे हुए हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सबसे सुपर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। अब जब मैं आगे की डिस्कशन पर आपको ले जाने वाला हूं, यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होंगे। आर वी क्लियर? पहले पार्लियामेंट एक अमेंडमेंट लाएंगे, फिर क्वेश्चन उठेगा कोर्ट के अंदर कि क्या यह अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, पार्लियामेंट के पास पावर थी अमेंडमेंट लाने की, चेंजेस करने की। सब में क्वेश्चन सेम ही रहेगा कि क्या पार्लियामेंट के पास इस तरीके की अमेंडमेंट लाकर संविधान में संशोधन करने की पावर है। सारे के सारे केसेस यही बात करें। एवरीवन इज। तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स क्वेश्चन में आएंगी, एक आएगी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं बताऊंगा भी इनके थ्रू क्या क्या चेंजेस हैं, वो भी बताऊंगा। अभी आपको याद रखना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज की गई है शंकरी प्रसाद के केस में। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट and 9th schedule, 17th constitutional amendment and 9th schedule सज्जन सिंह के केस में चैलेंज किया गया है। आर बी क्लियर? 17th constitutional amendment अगेन गोलकनाथ केस के अंदर चैलेंज किया गया है। सज्जन सिंह और गोलकनाथ केस में एक ही क्वेश्चन चैलेंज किया गया, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज की गई है। केस डिसाइड कर दिया गया था सज्जन सिंह के केस में, बस मैटर वाज रेफर टू अ हायर जज बेंच। जो उसमें था उसमें कई कंफ्यूजन की गुंजाइश थी, एंड दे सेड दैट हम इसमें डिसीजन दे रहे हैं फिलहाल के लिए, बट एक रेफर कर दिया जाए मैटर टू अ लार्जर बेंच। इसलिए सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन गोलकनाथ के अंदर एक लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दिए गए। दैट इज इट। अमेंडमेंट दोनों की सेम। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड इन केशवानंदा भारती। आर बी क्लियर? मैं सब पे ये भी बात करूंगा कि कौन कौन सी अमेंडमेंट क्या है। आर बी क्लियर? एंड इसके बीच में मैंने एक सॉरी मैं लिखना भूल गया हूं, एक और है, दैट इज 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये आपकी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में चैलेंज की गई। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में एक ये भी चैलेंज की गई है, मैंने बीच में लिखना भूल गया।
एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनर्वा मिल्स। पहले तो आप आपके नोट्स में ये बात अभी के अभी एक ही जगह पर डाल लीजिए, प्रीलिम्स का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस केस में चैलेंज की गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शंकरी प्रसाद में, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोलकनाथ केस के अंदर, 9th शेड्यूल चैलेंज किया गया है दोनों में, आपका सज्जन सिंह के केस में भी चैलेंज किया गया एंड आपके गोलकनाथ केस में भी चैलेंज किया गया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केशवानंदा भारती में चैलेंज की गई, और भी थी, 24 थी, 26 थी, 29 थी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट वन है, वो 24th है। इज दैट क्लियर? देन 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिनर्वा मिल्स। यहां पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहां तक इतना सब कुछ जानने के बाद यू विल फाइनली अंडरस्टैंड this whole situation of when parliament can make amendment, can they amend the fundamental rights, if they can amend the fundamental rights, to what extent they can amend the fundamental rights, what is this doctrine of basic structure, why it was incorporated। ये सारी की सारी बातें अभी आपको जैसे जैसे केस प्रोग्रेस करेगा वो आज और कल के लेक्चर में पता लग जाएगी। नाउ लेट मी मेक यू मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट केस। अब अपन लोग अपनी इतनी फाउंडेशन रेडी कर चुके हैं कि नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट केस फॉर अवर पर्टिकुलर क्लास। फर्स्ट केस के पहले मैं आपको बता देता हूं, आप लोग जो केस अभी देखने वाले हैं, द केस विच यू आर गोइंग टू लुक, दैट इज गोइंग टू बी शंकरी प्रसाद का केस। आर वी क्लियर? पहला केस है शंकरी प्रसाद, दूसरा केस सज्जन सिंह, तीसरा केस, थर्ड केस इज गोलकनाथ, फोर्थ केस केशवानंदा भारती, फिफ्थ केस इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, and the last case, that is Minerva। ये प्राइमरीली ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी मैं कई सारे केसेस, जैसे कि IR कोयलो का केस है, वमन राव का केस है, ये आपका जो मंडल कमीशन के बाद में जो केस आया हुआ था, इंदिरा सानी केस, मैं कुछ और चीजें भी बताऊंगा। बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ इन केसेस के थ्रू नहीं इवॉल्व हुआ, इवॉल्व इस केस के थ्रू हुआ है। करेक्ट बात है। क्यों हुआ है वो आपको आंसर मिलता जाएगा जैसे आप आगे बढ़ोगे, और इनके बाद में किन केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, या किन किन चीजों को हमारी गवर्निंग प्रिंसिपल्स कहा गया है जिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, वो आपको सारे आंसर्स एक एक करके मिलते जाएंगे। नाउ सबसे पहले केस की तरफ अपन बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट केस इन दिस सीरीज, दैट इज शंकरी प्रसाद। पहला केस है आप लोगों का शंकरी प्रसाद। यस। अब शंकरी प्रसाद केस कैसे आता है, इसके आने के पहले आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया जाता है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये केस अभी नहीं आया, अभी आपको क्या याद रखना है, पहले एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट जो है वो पास करती है। पहले 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 आर्टिकल नंबर 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि ये एक फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ फंडामेंटल राइट। ये व्यक्ति को अधिकार देता था किस चीज के लिए, कि एक व्यक्ति को अधिकार है प्रॉपर्टी होल्ड करके रखने का। आर वी क्लियर? एवरी इंडिविजुअल, जो आज आपका आर्टिकल 300A है ना, पहले वो आर्टिकल 31 में था। दैट वाज अ फंडामेंटल राइट। पहले इसीलिए हमारे पास ओरिजिनली संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स पहले, लेकिन आज की डेट में कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट। तो पहले एक आर्टिकल 31 होता था जब संविधान बना, जो इंडिविजुअल को यह अधिकार देता था कि हर इंडिविजुअल को यह अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। इसी आर्टिकल के अंतर्गत फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल इंसर्ट किए जाते हैं, 31A एंड 31B। 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, 31A इंसर्ट किया गया और 31B इंसर्ट किया। इन दोनों आर्टिकल ने, और एक और मेजर चेंज इस आर्टिकल से नहीं है, इस आर्टिकल से नहीं है, बट एक और आर्टिकल की मदद ले रहा हूं, 19(1)G। ध्यान से देखिएगा रेलेवेंस। पार्लियामेंट ने ये देखा
कि भैया हमारे यहां पर ना हमने इंडिविजुअल को अधिकार दिए हुए हैं प्रॉपर्टी होल्ड करने के, लेकिन ये प्रॉपर्टी होल्ड करने के अधिकार में प्रॉब्लम ये है कि इंसान जो है जिसके पास पैसा है वो अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड किए जा रहे हैं, और अनलिमिटेड प्रॉपर्टी होल्ड करने का प्रॉब्लम ये है कि जो गरीब लोग होंगे उनके पास में प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रहेगी प्रॉपर्टी होल्ड करने की। तो हमें किसी तरीके का एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो पैदा करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ब्रिंग सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन इंडिविजुअल होल्डिंग द प्रॉपर्टी। तो उन्होंने ये बोला कि स्टेट के पास, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर इन दोनों आर्टिकल का समावेश बता रहा हूं, इन दोनों आर्टिकल का, उन्होंने ये बोला कि स्टेट के पास, स्टेट मतलब द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, उनके पास ये पावर है, they can acquire the property of individual। यानी कि जो व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी होल्ड किए हुए हैं उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का अधिकार किसके पास है? स्टेट के पास है। स्टेट चाहे तो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकता है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस और नो एवरी वन ऑफ यू? ये पावर है कि वो स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पर, किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। आप पहले क्या बोल रहे थे बेटा? 31 के अंदर, माइंड यू आज की डेट में 31 स्क्रैप हो चुका है। आज की डेट में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 31 हट चुका है। अपन कब चल रहे हैं बेटा? वी आर इन 1951, 1951 में अभी अपन। एज आई सेड, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अभी कैसे देखना पड़ेगा, उस वक्त पर क्या चल रहा है वैसा देखो। आर वी क्लियर? अब 1951 में जब आर्टिकल 31 एग्जिस्ट करता था वो इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट देता था प्रॉपर्टी होल्ड करने का। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट कह रही है देखो भैया तुम प्रॉपर्टी होल्ड करो, लेकिन हमारे पास ये अधिकार है कि हम तुम्हारी संपत्ति को एक्वायर कर सकते हैं पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए, हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्ट करने, तो हम करेंगे। और पार्लियामेंट ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब स्टेट ऐसा कैसे कर सकती है? एक लॉ बनाकर वो व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकती है। जैसे कि आज की डेट में हमने लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट आज की डेट में हमने देखा 2013 का बनाया गया आज की डेट में, जहां पर गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी की जमीन जो है उन्हें एक्वायर कर सकते हैं, और फिर उसके बदले, एक्वायर करने के बदले एक प्रॉपर कॉम्पनसेशन वगैरह देकर दूसरे व्यक्ति को संपत्ति उनकी ले सकती है और पब्लिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है, खुद के फायदे के नहीं, पब्लिक के। लेकिन ये पावर उनके पास में थी। आर वी क्लियर? दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट व्हिच इनकॉर्पोरेटेड दीज टू आर्टिकल। दोनों का समावेश बता रहा हूं, इसमें कॉम्पनसेशन की बात है, इसमें स्टेट को एक्वायर करने की पावर है। आर वी क्लियर? अब जब ये दोनों आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, व्हेन बोथ दीज आर्टिकल्स गॉट इनकॉर्पोरेटेड, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का, सॉरी पार्लियामेंट का एक और एम भी था। पार्लियामेंट का एक और एम ये भी था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर कि वो जो ट्रेड और ऑक्यूपेशन, हर व्यक्ति को आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस कैरी करने का अधिकार है। ठीक है ना? हर इंडिविजुअल को यह अधिकार है ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस कैरी करने का। यस और नो एवरी वन ऑफ यू? दे ऑल हैव द राइट। हर इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी होल्ड करने का अधिकार आर्टिकल 31 में पहले था और 19(1)(g) के अंदर कि हर व्यक्ति जो बिजनेस कैरी करना चाहता है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन कैरी करना चाहता है, करे। यहां पर इस आर्टिकल को हटाया नहीं, लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट ने अपना एक इंटेंशन जो है, पार्लियामेंट ने जो है वो अपना एक इंटेंशन शो किया। किस चीज का इंटेंशन शो किया? देखो भैया, हम अगर तुम लोग जो बिजनेस कैरी कर रहे हो या जो ऑक्यूपेशन कैरी कर रहे हो उसको गवर्नमेंट चाहे तो होली या गवर्नमेंट चाहे तो पार्टली एक्वायर कर सकती है। आर वी क्लियर अबाउट? एवरीवन इज क्लियर? गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस हुआ उसमें एक मोनोपोली जो है वो स्टैब्लिश कर सकती है। मतलब इस तरीके की चीजें जो रहेंगी वो सिर्फ किसके पास रहेंगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी। तो अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कैरी कर रहा है, हम क्या करेंगे? वी विल हैव द पावर टू टेक द बिजनेस फ्रॉम देम एंड वी विल स्टार्ट टू कैरी ऑन दैट बिजनेस। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यस प्लीज, कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस प्लीज। अभी अपन इंदिरा गांधी पे कहां पर आ गए हैं भाई? आर बी क्लियर? अभी आप जस्ट स्टे ओवर हियर, राइट? नहीं, एक मिनट गाइस, है ना, मैं इस पे वो नहीं कर पाऊँ, लाइव जाएगा आप। यस, कैन यू गाइस हियर मी एवरी वन ऑफ यू? अभी इंदिरा गांधी पे कहां आ रहे हो यार? जस्ट राइट नाउ स्टे हियर फॉर 1951, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग ऑन द टेबल
इज दिस फैक्ट कि देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आराम से देखो, आज मैं सिर्फ 3 केस लेने वाला हूं, कल मैं इसके आगे की कहानी लूंगा। आर बी क्लियर? टिल 6 o'clock or 6:15, are we clear? We are only going to look at these 3 case trajectories today, and then tomorrow we are going to complete the whole of basic structure. But ये फाउंडेशन देखो, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कर रही है? आर्टिकल 31 तो पहले से था, उसमें 2 आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट करके कह रही है जो व्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंदर है प्रॉपर्टी होल्ड करने का, उसे सीमित कर रही है, देख रहे हो? और जो वो ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस कैरी करता है उसमें भी ये कह रही है कि भैया देखिए स्टेट चाहे तो किसी व्यक्ति का ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस पार्टली और होली एक्वायर कर सकता है। दे डू हैव द पावर। ये इंपैक्ट था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। नाउ जब ये हुआ तो शंकरी प्रसाद के केस में दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये चैलेंज की, दिस वाज चैलेंज सेम पॉइंट के ऊपर कि भैया देखिए हमें तो फंडामेंटल राइट दिया गया, क्या पार्लियामेंट, और क्वेश्चन वही सेम उठा। व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द क्वेश्चन? शंकरी प्रसाद में क्वेश्चन यही उठा कि भाई ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए हो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपने अमेंडमेंट लेकर आए हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या आपको पावर है भी? पावर है भी? आर बी क्लियर? वो आपको आर्टिकल 368, क्या आपको ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की पावर देता है? आर बी क्लियर? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला, तो किस शंकरी प्रसाद के केस में कहा गया कि यस द पार्लियामेंट हैज द पावर, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। क्या बोल दिया गया? पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड जो है वो कर सकते हैं। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज एवरीवन ऑफ यू, उनके पास ये पावर है कि दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? दे कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिया यूजिंग इट्स पावर अंडर 360। इसके पीछे का और उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि क्या यहां पर अगर व्यक्ति का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, आर बी क्लियर, तो कैन जुडिशरी स्टेप इन? क्या जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 के अंदर उस क्या किया जा सकता है? एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों को पता है क्वेश्चन इज, अगर कोई लॉज इनकंसिस्टेंट होंगे, कोई भी लॉज इनकंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो वो वॉइड डिक्लेयर करने की पावर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को है अंडर आर्टिकल 13। इसी पॉइंट पर दूसरा क्वेश्चन आता है। पहला तो क्या पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करके फंडामेंटल राइट में चेंजेस करने की? तो पहला आंसर तो बोल दिया यस है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो वो लॉ बना रही है जिससे व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो 31 में दिया गया था वो इन्फ्रिंज हो रहा है, या 19(1)(g) जो है वो थोड़ा सीमित हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ये तो वॉइड है। आर बी क्लियर? तब एक क्वेश्चन उठा, भाई लॉ वर्ड का मायना क्या है? व्हाट डज द वर्ड लॉ मीन? क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर जो चीज वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है, जो चीज वॉइड डिक्लेयर की जा सकती है वो है लॉ। आर बी क्लियर? वो है लॉ, द वर्ड लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना शुरू किया कि लॉ वर्ड का मायना क्या है। क्या अमेंडमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ है विथ इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉ वर्ड को डिफाइन करता है, और अगर आप वहां पर लॉ वर्ड को देखोगे तो आपको वहां पर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि द वर्ड लॉ इंक्लूड रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स, ऑर्डिनेंसेस, बायलॉज, कस्टम्स, यूसेजेस, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे अगर आप आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को देखेंगे। यू विल नोवेयर सी अमेंडमेंट वर्ड का इस्तेमाल होते हुए। एवरी वन ऑफ यू, क्या आपको आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में अमेंडमेंट वर्ड का इस्तेमाल होते हुए दिखता है? वो कह रहे हैं हम इंटरफियर कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, अगर पार्लियामेंट एक लॉ बनाए जिससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, बट इट मस्ट बी अ लॉ।
क्वेश्चन इज कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। अगर वो लॉ, अगर आंसर निकलता है हाँ वो लॉ है, तो वो उसे वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। और अगर आंसर निकलता है दैट द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, तो फिर हमारे पास पावर ही नहीं है। होए इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट वायलेट आर्टिकल 13 से, तो हम इसे क्या नहीं कर सकते, हम इसे वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब फाइनली क्या निकल कर आया, व्हाट कम्स इनटू पिक्चर, उन्होंने लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया। आप लोगों ने सुना होगा व्हाट इज लिटरल इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का नियम। उन्होंने ये बोला लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब जैसा लिखा हुआ है किसी एक्ट में, स्टैट्यूट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसे कैसे अप्लाई करें, वैसा का वैसा ही पढ़े। वी विल नॉट ट्राई टू पुट एनी मोर रीजंस। व्हाट इज गिवन is the Bible for us. What is given is the Gita for us. What is given is the Quran for us. संविधान के 13 क्लॉज 3 में क्योंकि अमेंडमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो हम जिस चीज को यहां चैलेंज करने की बात उठ रही है वो तो एक अमेंडमेंट है, और हम आर्टिकल 13 में वॉइड क्या कर सकते हैं, लॉ। अगर लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर अमेंडमेंट की डेफिनेशन नहीं आती, आर वी क्लियर, द वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, तो हाउ कैन वी मेक द चेंजेस इवन इफ इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। तो उन्होंने बोला, दो चीजों का आंसर किया, पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, वन, एंड जुडिशियल रिव्यू इस सिचुएशन में एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पाए हम, इस लॉ को, इस अमेंडमेंट को इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए वॉइड नहीं कर पाए, क्यों, बिकॉज इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द वर्ड लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर अपन इस पावर टसल में, इस पावर टसल की सिचुएशन में एक स्कोर कार्ड बनाएं, आर बी क्लियर, इस पावर टसल की सिचुएशन में एक स्कोर कार्ड बनाएं, डिस्प्यूट किन के बीच में, लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, एंड जुडिशरी। इस स्कोर कार्ड को अगर मैं फॉर्म करूं, तो इस स्कोर कार्ड को आपको क्या देखकर लगता है, अभी फिलहाल के लिए पहले केस दैट इज शंकरी प्रसाद के केस में स्कोर किसकी तरफ है, आर बी क्लियर, हु इज विनिंग, दैट इज 1, that is legislature, judiciary 0, everyone is clear. Is that clear, every one of you? Parliament can amend the fundamental rights. The first question Shankari Prasad is saying, and the word law does not constitute an amendment within the meaning of it. एक बात और इस केस में बोली गई, वो भी मैं आप लोगों की तरफ इसका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, आर बी क्लियर? तो क्वेश्चन ये भी उठा, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना तो नहीं कह सकते ना कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में जो चीज बताई गई है वो अमेंडमेंट नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं आपका जो इवन फंडामेंटल राइट भी अगर व्यक्ति का वायलेट हो रहा है तो हम उसे इनकंसिस्टेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ लॉ। सिर्फ इतना भी नहीं कहा, थोड़ा सा उन्होंने इस पर और कुछ बताने का प्रयास किया। एक और चीज जो उन्होंने बताने का प्रयास किया, इस पर ये बोला, हाँ, यहां पर the word law includes ordinary laws। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, the word law includes ordinary laws, are we clear? Ordinary laws, is that clear every one of you? Ordinary laws मतलब ordinary laws क्या है, ये सब ordinary laws, ये सब के सब क्या है, ordinary laws। और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। मतलब अगर आप एक ऑर्डिनरी लॉ के तहत कोई लॉ इंट्रोड्यूस करते हो और अगर वो इनकंसिस्टेंट फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो हम इस ऑर्डिनरी लॉ को वॉइड डिक्लेयर करने की पावर आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के तौर पर रखते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ, वो एक ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, आर वी क्लियर? ये भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोल दिया। And hence, finally who won in this particular case? Finally, it was the legislature, जिनको दो चीजें जिनके फेवर में आई, that they have the power to amend fundamental rights also, and Supreme Court have no power to interfere into this first constitutional amendment act. It was all legitimate. Is that clear? One. तो जीत कौन रहा है? अगर अपना स्कोर कार्ड अपन देखते चलेंगे, स्कोर कार्ड में एंट्री करते जाएंगे केस बाय केस बेसिस, ये अपना पहला केस, ठीक है ना। अब अपन बढ़ रहे हैं दूसरे केस की तरफ, दैट इज सज्जन सिंह का केस, ठीक है ना। अब कोर्स ऑफ स्पैन में चीजें बढ़ने लगी बेटा, थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। अब
जब आपका सेकंड सिचुएशन आती है, व्हेन यू मूव टुवर्ड्स दी सेकंड पॉइंट, जब आप आगे की तरफ आते हो, तब आपके सामने कौन सा केस आता है? तब सेकंड केस आने के पहले एक 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया। अगेन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 के तहत, आर वी क्लियर, क्या किया? आर्टिकल 368 के तहत 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस की। आर वी क्लियर? एंड एक चीज और, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और चीज भी इंट्रोड्यूस की गई थी, विच वॉज दी 9th शेड्यूल। आर वी क्लियर? एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई थी, विच वॉज दी 9th शेड्यूल। सज्जन सिंह के केस में जो चीज क्वेश्चन बनती है, सज्जन सिंह के केस में ये क्वेश्चन क्या उठा? 9th शेड्यूल का क्वेश्चन उठा और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर वी क्लियर? इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? अब 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कर रहा था? देवर सेइंग कि देखिए भाई, स्टेट के पास में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी उसी का ही आगे की सिचुएशन, कि स्टेट जो है कुछ पर्टिकुलरली लैंड रिफॉर्म्स के तहत कुछ चीजें जो है वो कहां पर डाल सकते हैं? 9th शेड्यूल में डाल सकते हैं। मतलब हर स्टेट जो है अपने अपने टेरिटरीज में लॉ बनाकर अगर 9th शेड्यूल में डाल देता है तो 9th शेड्यूल का बेनिफिट ये मिलता है, 9th शेड्यूल का बेनिफिट ये मिलता है दैट इट कैन नॉट बी चैलेंज। आर वी क्लियर अबाउट? इट कैन नॉट बी चैलेंज, मतलब 9th शेड्यूल जो है वो क्या है? आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि देखिए भाई, संविधान में अगर आप कोई भी पर्टिकुलर तरीके के चेंजेस करते हो, संविधान में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर तरीके के चेंजेस करते हैं, राइट, तो वो क्या होंगे? दे विल बी ऑल वैलिड। आर वी क्लियर? मतलब अगर आप चेंजेस करते हैं एंड अगर वो चेंजेस ठीक नहीं है, जुडिशियल रिव्यू उन पर एक्सरसाइज किया जा सकता है। बट अगर आप 9th शेड्यूल के अंदर कोई लॉज बनाकर डाल देते हो तो वो क्या है? डीम्ड वैलिड है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? क्या है बेटा? डीम्ड वैलिड है। मतलब उन लॉज से, लैंड रेवेन्यू से अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी ले ली जाती है, एनीथिंग इज टेकन ऑफ फ्रॉम देम, someone cannot make any hue and cry about it। उसको लेकर कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या नहीं कर सकता? एवरी वन ऑफ यू, वो इसको लेकर कोई भी रोना गाना, ह्यू एंड क्राई जो है वो रेज नहीं कर सकता। बट कंडीशन क्या है? अगर वो 9th शेड्यूल में प्लेस। तो एक एक करके क्या करना शुरू किया? अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट्स ने दे स्टार्टेड पुटिंग सर्टेन लॉज इन द 9th शेड्यूल। उन्हें 9th शेड्यूल में लॉज प्लेस करने शुरू। क्वेश्चन ये उठा, जब आपका 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये 9th शेड्यूल पे क्वेश्चन सज्जन सिंह में रेज किया जाता है, तो यहां पर क्वेश्चन फाइनली, यहां पर पर्टिकुलरली 9th शेड्यूल में रेज किया जाता है, तो तब इस पर्टिकुलर जगह पर भी क्वेश्चन वही है, वेदर पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ, वही सेम क्वेश्चन, कैन मेक एन अमेंडमेंट टू फंडामेंटल राइट्स। आर वी क्लियर अबाउट? क्या पार्लियामेंट ऐसी कोई भी अमेंडमेंट लेकर आ सकती है which abridges or abrogates the fundamental, or they can they make any changes in the part 3 of the constitution? अब जब वो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये 9th शेड्यूल के तहत उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल क्रिएट किया। 9th शेड्यूल क्या? लैंड रिफॉर्म। अब कई सारे स्टेट उठाकर क्या करने लगे? लैंड एक्वायर करने के लिए दे स्टार्टेड पुटिंग सर्टेन लॉज, जिससे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टीज जो है वो एक्वायर की जा रही थी, सीलिंग एक्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे थे। आर वी क्लियर अबाउट दैट एवरी वन ऑफ यू? इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? अब 9th शेड्यूल जो है वो आपको ये कहता है, यानी कि उन्होंने 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये सब डालकर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने ये बोल दिया, आप अगर आपका कोई भी एक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उस जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के ही बाहर है। मतलब इस तरीके की अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर भी रही है और कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता उसको। यानी कि अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आप लोगों को जो जानना है वो ये है, अभी के लिए, बाद में इसमें चेंजेस हो गए, राइट, बट राइट नाउ वी आर एट द सज्जन सिंह केस एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द गोलकनाथ। सज्जन सिंह केस में
क्वेश्चन ये है कि 9th शेड्यूल में अगर कोई लॉज डाल दिए जाते हैं, इफ यू प्लेस एनी लॉज विद इन द एम्बिट ऑफ 9th शेड्यूल, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाकर 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया तो क्या, और अगर वो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर भी रहा है, एनी काइंड ऑफ चेंजेस इज मेड टू फंडामेंटल राइट्स एज वेल by virtue of making a law putting it under the 9th schedule land reforms का, क्या वो वैलिड है? एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज, क्या वो चैलेंज किया जा सकता है? उन्होंने बोला 9th शेड्यूल एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि अगर उन्होंने कोई लॉ बनाकर 9th शेड्यूल में डाल दिए तो उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ऐसा उन्होंने कहां पे बनाया है? ये आपका 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल के तहत चेंजेस जो हैं वो इनकॉर्पोरेट। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये केस गया तो दे सेड यस, सेम लॉजिक जो उन्होंने अप्लाई किया था, किधर? सेम लॉजिक जो शंकरी प्रसाद में अप्लाई किया गया, वही का वही सेम लॉजिक दे अप्लाइड एंड दे सेड दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड देयर इज अ इम्यूनिटी टू 9th शेड्यूल। आर वी क्लियर? और 9th शेड्यूल के तहत इम्यूनिटी है, लॉजिक वही सेम, एवरीवन इज क्लियर, लॉजिक इज द सेम इटसेल्फ। नाउ इस पर्टिकुलर केस में जो चीफ जस्टिस थे, इस पर्टिकुलर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द जज बाय द वे, वो आप जाकर देख सकते हो, बट यस, उसके अंदर उन्होंने ये बोला अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे, जो संविधान को फ्रेम कर रहे थे, जब उन्होंने एक्सप्लिसिटली इस बात को कहा ही नहीं कि व्यक्ति का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, आर वी क्लियर, या उसे बचाने का प्रयास ही नहीं किया किसी और पर्टिकुलर फॉर्म में एक्सप्लिसिट आर्टिकल डालकर, तो हम भी इस तरीके का प्रिजम्पशन नहीं ले सकते। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस, इज दैट क्लियर? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जो आपके सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, करेक्ट बात है, जब ये बेंच बनाई गई तो उस वक्त पर इस क्वेश्चन को डील करते वक्त सज्जन सिंह के केस में फाइनली ये कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है to make changes to the fundamental rights, to amend the fundamental rights as well। और वो ये बोल रहे हैं some constituent assembly के जो framers हैं, उनके पास में ये क्या नहीं है, उनका अगर विजन होता तो वो अलग से कोई आर्टिकल बनाकर रखते। यस, इट वाज चीफ जस्टिस गजेंद्र गटकर। आर वी क्लियर अबाउट दैट? गजेंद्र गटकर सर जो थे, उनका ये ऑब्जर्वेशन, आर वी क्लियर? ही वाज द वन। उन्होंने जब ये ऑब्जर्वेशन दिया तो दो जजेस इनसे डिसएग्री किए। आर वी क्लियर अबाउट दैट? दो जजेस 3:2 की पर्टिकुलर उसमें ये जजमेंट गया हुआ है, और उन्होंने कहा देखिए भाई, हम इस इंटरप्रिटेशन से आपके सहमत नहीं है, तो आप ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स का कहीं से कहीं तक कोई ध्यान इस बात के ऊपर नहीं था, या उनका विजन नहीं था फंडामेंटल राइट्स को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करने का। ये आपकी एक रॉन्ग एनालॉजी है एंड वी डोंट बिलीव इन टू इट। एंड दे सजेस्टेड दैट दिस मैटर बी मूव्ड टू, ये मैटर जो है ये एक बड़ी बेंच के सामने जाए। आर वी क्लियर? तो इस केस में तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, इस केस में तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज द लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3 फॉलोइंग द सेम केस ऑफ शंकरी प्रसाद। बट केस पहुंचता है कहां पर? एक लार्जर बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जाती है, एंड द सेम थिंग was challenged in the third case, that is गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और तभी आपका तीसरा केस जो है वो शुरू होता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। आर वी क्लियर? अब स्कोर कार्ड क्या हो गया? व्हाट इज द स्कोर कार्ड? नाउ लेजिस्लेचर इज लीडिंग बाय 2, जुडिशरी स्टिल 0। They have the power to amend the fundamental right, but this time the matter has been raised where? Matter जो है वो किधर चला गया? अब matter जो है वो गोलकनाथ में के केस में same questions will be asked कि whether parliament can amend the fundamental rights 1। Are we clear? पहला और क्या the word law constitute, शंकरी और सज्जन ने दोनों केस ने क्या बोला था? उनका लॉजिक ये था that the word law does not include an amendment within article 13 clause 3। That is why any law which is inconsistent with the fundamental rights we cannot amend. That is the question they were raising. Is that clear, every one of you? That is the question they were raising. Is that clear to every one of you? Yes, please. तो मैटर पहुंचता है गोलकनाथ के केस में। अब गोलकनाथ केस में क्या था कि जो स्टेट ऑफ पंजाब जो थी,
वो क्या कर रही थी, 9th शेड्यूल में लॉज बनाकर, 9th शेड्यूल दैट इज लैंड रिफॉर्म्स, इसमें जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है, देवर मेकिंग सर्टेन लॉज, उन्होंने कुछ स्टेट लॉज बनाए जिससे वो जमीन जो है व्यक्ति की एक्वायर कर रही है। आर वी क्लियर? थ्रू विच देवर टेकिंग ऑफ व्हाट, यस सेम, द लिटरल इंटरप्रिटेशन वाज यूज्ड, वही सेम लॉजिक अभी तक दो। आर वी क्लियर? अब स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो क्या कर रही थी इसी दौरान, ये 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह के दौरान ही, देवर ऑल्सो पुटिंग सर्टेन लॉज बना रही थी और बनाकर 9th शेड्यूल में डाल रही थी, जिस पर इंडिविजुअल कोई ऑब्जेक्शन ही रेज नहीं कर सकता। मैटर वाज ऑलरेडी रेफर्ड, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में एक पिटीशन फाइल की जाती है और एक लार्जर बेंच इसी क्वेश्चन को डील करने के लिए, जो सज्जन सिंह का क्वेश्चन था, इस केस में वो क्वेश्चन डील किया जाता है बाय अ लार्जर बेंच ऑफ 11 जजेस। इधर कितने जजेस थे, जो आपका सज्जन सिंह का केस है, 5 जजेस वर्ते, 3-2 की मेजोरिटी में जजमेंट दिया गया। अब एक हायर बेंच जो है वो बनाई जाती है, दैट इज 11 जज बेंच विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड गोलकनाथ। उस वक्त की 1967 में गोलकनाथ का जजमेंट डिसाइड हुआ है, 1967 तक इतनी बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी थी। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में गोलकनाथ वाज अ पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी वाज बीइंग टेकन अवे by the government by incorporating certain laws within the 9th schedule itself। 9th schedule में लॉज जो हैं वो डाल दिए जाते, आर वी क्लियर? 9th schedule में लॉज जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और 9th schedule में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, यू कांट मेक एनी चैलेंज टू 9th schedule। अभी तो ये लो, जब अभी अपन है 1967 में गोलकनाथ में, अभी तो लॉ यही है, क्योंकि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह ने ये बात क्लैरिफाई अपने को कर रखी। मतलब 9th शेड्यूल एक तरीके का क्या है, इम्यूनिटी देता है, जो भी उठाकर मन करे, एनी काइंड ऑफ लॉ यू वांट टू मेक टू टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, यू प्लेस अंडर द 9th शेड्यूल, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मिंग द कैन नॉट बी चैलेंज ही नहीं किया जा। अब इसी बात को गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्वेश्चन जो है वो किया, डायरेक्ट अटैक है इसके ऊपर। क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट है कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर वी क्लियर, जो पार्लियामेंट लेकर आ रही है, आर वी क्लियर, पहले क्या डज दे हैव द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? क्या ये 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो लेकर आ रहे हैं यूजिंग आर्टिकल 368? डू दे हैव द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? वन। एंड द सेकंड क्वेश्चन, the word law, does it include, whether the word law, does it include amendment as well? क्या ये जो वर्ड है ये अमेंडमेंट भी इंक्लूड करता है? समझना, क्योंकि अगर द वर्ड लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट तो फिर इसको ये स्ट्रक डाउन करने की पावर रखती हैं अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो उसे स्ट्राइक डाउन करने की पावर जो है वो रखेंगे। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यस प्लीज। हाँ, आर वी क्लियर? इतनी जल्दी वो मत हारो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। आर वी क्लियर? ये तो उस वक्त की सिचुएशन चल रहे हैं, चिंता मत करो। जुडिशरी इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री विच हैव सेव्ड डेमोक्रेसी टू इट्स लेवल। तो इतना जल्दी अभी तुम उस पर मत आओ। आर वी क्लियर? ठीक है ना? अभी विश्वास करो, बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं। गुस्सा है अभी आपके मन में, हाँ ये क्या तरीका है भैया, अमेंडमेंट तो एक लॉ होनी चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल। भैया पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए कि कोई ऐसी अमेंडमेंट निकालकर, अगर पार्लियामेंट जो है वो अपनी खुद की एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर को इतना एब्सोल्यूट बना रही है, इतनी ज्यादा पावरफुल बना रही है, इस सीमित पावर का इस्तेमाल उसको असीमित बनाने के लिए कर रही है, तो ये तो गलत है। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या, ये सब तो गलत बात है। ये क्या डिसीजन दे रहे हैं? गुस्सा जायज है। लेकिन गोलकनाथ के केस में दे स्टेटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्वेश्चन, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर वी क्लियर? दे स्पेसिफाइड कि डज द पार्लियामेंट हैज द पावर बाय ब्रिंगिंग इन 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन दे अमेंड द फंडामेंटल राइट्स? तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि भाई देखिए, पार्लियामेंट के पास 368 की पावर एक्सरसाइज करते हुए अमेंडमेंट करने की पावर है ही नहीं। दे डोंट हैव द पावर टू मेक एन अमेंडमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग एनी चेंजेस टू पार्ट 3। उन्होंने कहा पार्ट 3 को पार्लियामेंट अमेंड ही नहीं कर सकती है, सीधा सीधा उन्होंने कहा। मतलब बाय ब्रिंगिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। आर वी क्लियर अबाउट दैट? यस प्लीज, एवरी वन ऑफ यू, यस प्लीज।
Is that clear, every one of you? Thank you so much, Nikita. Really means a lot. Yes, please, every one of you. Are we getting the point? यहां पे क्लियर है बेटा, एवरी वन ऑफ यू, कि पार्लियामेंट जो है, उन्होंने गोलकनाथ के केस में दे आर सेइंग दैट द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंजेस टू फंडामेंटल राइट्स. वन बोल दिया. मतलब प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पार्ट 3 को लेकर कोई चेंजेस करने की पावर ही नहीं है. अब तुम बोलोगे भैया लेकिन आज की डेट में तो हम देखते हैं 21A भी अमेंड हुआ है, रिजर्वेशन भी ऐड हुए हैं, 15 क्लॉज 4 ऐड हुए हैं, 16 क्लॉज 4, 5, 6 ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिला. तो ये केस क्या बोल रहा है भैया? ये आपके मन का क्वेश्चन है. अब बाद में चेंजेस हुए हैं, चिंता मत करो. लेकिन इस केस ने क्या बोला वो जानना जरूरी है. गोलकनाथ सेड यू हैव द पावर टू अमेंड बट यू डोंट हैव द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल. आपके पास पावर है ही नहीं अमेंड करने की फंडामेंटल राइट्स को. दैट इज वन. इज दैट क्लियर, एवरी वन ऑफ यू? इज दैट क्लियर, एवरी वन ऑफ यू? Yes, please. Now comes the second question. अब दूसरा क्वेश्चन आता है, और फिर क्वेश्चन आता है जुडिशियल रिव्यू के पॉइंट पर. अभी तक क्या बोल रहे थे? अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ. हमारा पास जुडिशियल रिव्यू की पावर ही नहीं थी. आप जो कर रहे हो, आर वी क्लियर अबाउट दैट? वो करो. हम तो जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि हम तो लॉज इनकंसिस्टेंट होते हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन्हें वॉइड डिक्लेयर करते हैं. लेकिन अमेंडमेंट अभी तक शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह ने कहा द वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट. गोलकनाथ ने उसे ओवर रूल कर दिया. बाय ओवररूलिंग द जजमेंट इन शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह, इन दोनों को ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनली क्या बोलते हैं? दे बेसिकली स्टेटेड, कि उन्होंने ओवर रूल करते हुए कहा दैट द वर्ड लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट. आर बी क्लियर? जो वर्ड लॉ है वो अमेंडमेंट वर्ड को इंक्लूड करता है. और अगर अमेंडमेंट वर्ड को इंक्लूड करता है, अब अगर आपने कोई भी लॉ बनाकर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया, मतलब 9th शेड्यूल में भी अगर आपने कोई पर्टिकुलर लॉज बनाए, स्टेट जो भी लॉज बनाकर 9th शेड्यूल में डाल रहा था और अभी तक इम्यूनिटी मिल रही थी, नाउ अब वो क्या हो गए हैं? नाउ दे हैव बिकम एब्सोल्युटली चैलेंजेबल. अब वो क्या हो गए? अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से चैलेंजेबल जो हैं हो गए. इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस प्लीज बताइएगा जी, तेजी के साथ. इज दैट क्लियर, एवरी वन ऑफ यू? अब आपके पास ये पावर है टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट टू ब्रिंग टू दी फंडामेंटल राइट्स. पहले तो आप वो ला ही नहीं सकते हो. और जो वर्ड अमेंडमेंट है वो लॉ की परिभाषा में आता है अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3. उन्होंने कहा ये है. और अगर कोई भी लॉ, even an amendment which we are seeing now, the word law includes an amendment, and now because individuals fundamental rights, Golaknath's fundamental right, its citizens fundamental rights were violated because you were acquiring property and putting it under 9th schedule. एक blanket protection जो अभी तक आपको मिल रहा था अब नहीं मिलेगा सर. आर बी क्लियर? अब नहीं मिलेगा. अब तो गोलकनाथ ने राइट ये पॉइंट रेज किया. अब गोलकनाथ का पॉइंट तो तुम्हें समझ में आया हो. आर बी क्लियर? इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर का भी इस्तेमाल किया गया. बहुत कम लोग जानते हैं, बट डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर के तहत ही उन्होंने ये किया. अब आप बताइए ना, एक्सप्रेसली थोड़ी ना मेंशन किया गया. एक्सप्लिसिटली तो वर्ड लॉ यानी कि लिटरल इंटरप्रिटेशन अगर अपन लगाएं, आर वी क्लियर अबाउट दैट? लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाएं तो लिटरल इंटरप्रिटेशन के तहत तो लॉ वर्ड अमेंडमेंट इंक्लूड ही नहीं करता है. तो कैसे पहुंचे गोलकनाथ जजमेंट में? कोर्ट्स कैसे इस कंक्लूजन पर पहुंचे दैट द लॉ वर्ड इंक्लूड्स अमेंडमेंट? इट इंक्लूड्स अमेंडमेंट बाय ओवररूलिंग शंकरी प्रसाद एंड सज्जन. दे केम अप विद द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर. पढ़ाऊंगा ये वाली डॉक्ट्रिन भी इस पूरी सीरीज में लूंगा, बट एक आसान भाषा में बता देता हूं. यही इतना बढ़ाने का इसमें जरूरत नहीं होता है, बट यस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर का मतलब यही है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंप्लाइड फॉर्म में हर वो चीज जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, उनको वो लॉ की परिभाषा में इंक्लूड कर सकती है. दे कैन इंक्लूड, एंड यूजिंग दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इंप्लाइड पावर दे सेड, overruled both the judgments, and they said that the word law includes what? That the word law includes amendment, and by bringing such kind of amendment
जो आपने 9th शेड्यूल में 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हर स्टेट जो लॉज बनाकर क्या कर रही थी, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही थी, और जो अभी तक चैलेंजेबल नहीं थे वो आप सब चैलेंजेबल। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस प्लीज। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यस, आर बी क्लियर? अरे यास्मीन अभी तुम वेट तो करो, गोलकनाथ भी ओवर रूल होगा, आ रहा हूं मैं। आर बी क्लियर? लेकिन तुम इतनी जल्दी जल्दी पूछो मत, तुम सिर्फ लेक्चर के मजे लो, जल्दबाजी मत करो, और किसी एक दूसरे से मत पूछो कि क्या है। तुम लेक्चर लेने आए हो तो लेक्चर लेकर बैठो। आर बी क्लियर? नहीं तो यू गाइस कैन ऑल्सो रीड दीज आर्टिकल्स एज वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। आर बी क्लियर? जब तुम कोई बुक पढ़ते हो तो बुक के क्या ऐसे पन्ने पढ़ते हो, पहले 2 पेज पढ़ लिए और फिर आखिरी के 2 पेज पढ़ लिए, कहानी खत्म, पैसा हजम, नाचो छम छम? नहीं, दैट कैन नॉट हैपन। You have to read the book to get that interest, to get the proper understanding, पूरा क्रक समझ में आना चाहिए, तो आपको उसको उसी मायने में उसी सोफिस्टिकेशन के साथ पढ़ना। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? अब आफ्टर मैथ पढ़ते हैं, ठीक है? मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा वक्त और है क्योंकि मेरी 6:30 से भी क्लास है, आगे का लेक्चर को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, बट एक पॉइंट और मैं बोल के जाना चाहता हूं, और फिर कल इन इवोल्यूशंस के बाद जब मैं केशवानंदा भारती 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, यू विल बी एबल टू रीच आउट टू द पॉइंट व्हाई बेसिक स्ट्रक्चर वाज। आर बी क्लियर? जब मैं ये पॉइंट रेस करूंगा, अभी जब मैं आपको कुछ और बातें बताना शुरू करता हूं, आर बी क्लियर? आज मैं इस पॉइंट पे खत्म करूंगा, कल मैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताऊंगा आप लोगों को, और वहां से केशवानंदा भारती जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड की थी, वो कैसे हुई, क्यों हुई, वो भी समझ में आ, यू विल बी एबल टू नो। यस प्लीज, yes please, every one of you. So can we say that Sajjan Singh case injustice was there? When we see the case, you cannot say that injustice in particulars were there. Are we clear? क्या आज की डेट में लीगल हब सब जगह पर पॉइंट्स क्या हैं? प्रॉपर्टीज एक्वायर करने को लेकर ही क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे आमतौर पर तो अमेंडमेंट तो होती है, पॉइंट्स इशू क्या है कि फंडामेंटल राइट किस तरीके, व्यक्ति का जो एक अधिकार है, मौलिक अधिकार, तब मौलिक अधिकार होता था प्रॉपर्टी होल्ड करने का। आर बी क्लियर? तो यार तुम उसे सीमित कर रहे हो उनकी प्रॉपर्टीज एक्वायर करके। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से तुमने ऐसे ही किया, 31A 31B एंड 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल में लॉज डालने शुरू किए, जिनको लेकर कह दिया कि इसका जुडिशियल रिव्यू ही नहीं हो सकता है। आर वी क्लियर अबाउट दैट? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। अब मेरा पॉइंट सीधा सीधा ये है, वो ऐसा कर रहे थे, उस वक्त के कोर्ट्स अपना इंटरप्रिटेशन यूज कर रहे थे, उनका इंटरप्रिटेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गलत नहीं। द वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट। अगर तुम उनकी जगह पर बैठ के देखो तो तुम्हें आज समझ में आता है, क्योंकि आज तुम्हारे सामने इतने केसेस हैं, उस वक्त पे थोड़ी ना इतने इतने केसेस थे। आर बी क्लियर? उस वक्त पर थोड़ी ना इतने केसेस थे, दोस केसेस वर नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देयर वर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, एंड इतनी चीजें लिखी भी नहीं गई थी कि जिनसे हम इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो उन्होंने लिटरल इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया। आर बी क्लियर? उनकी समझ जज की होती है। आर बी क्लियर? रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन अपने होते हैं। जब आप लोग जज बनोगे, यू विल अप्लाई योर ओन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हाइल यू विल बी डिसाइडिंग केसेस, यस और तो यस, वी कैन ऑलवेज से कि व्हाट दे वर डिसाइडिंग, सर मेरी ओपिनियन में ठीक है या नहीं है, बट इन देयर ओपिनियन दे वर करेक्ट, दैट्स व्हाट मैटर। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ? और उस क्वेश्चन को आंसर फाइनल जब हम मिनर्वा मिल्स पे पहुंचेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा केशवानंदा भारती से बेहतर दिखने। अभी तुम लोगों के लिए हीरो केस चल रहा होगा गोलकनाथ, है ना? अभी के लिए हीरो केस, क्या बोले हैं भैया कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड ही करने की पावर नहीं है। तो वो जजमेंट कैसे करेक्ट है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की पावर ही नहीं, तो कभी रिजर्वेशन पॉलिसी ला पाते, कभी 21A को इंसर्ट कर पाते, कभी 370 को अबॉलिश कर पाते, प्रॉब्लम हो जाती। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? तो गोलकनाथ जजमेंट पे जिसपे हम बहुत प्राइड लेते हैं कि ओ वेरी वेरी नाइस, नो इट वाज नॉट राइट, दैट इज व्हाई इट वाज रूल्ड इन, ओवररूल्ड इन केशवानंदा भारती 2। आर बी क्लियर? ठीक है, वो अपनी अपनी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर वी प्रोसीड एंड वी डिटरमाइन। एनीवेज, तो अब गोलकनाथ का आफ्टर मैथ सुन लो, 5 मिनट के अंदर मैं इसका आफ्टर मैथ बताकर जा रहा हूं, और कल एग्जैक्ट मेरा लेक्चर 5 PM पर यही इसका पार्ट 2 जो है वो शुरू होगा, ठीक है ना? तो प्लीज मेक श्योर करिएगा, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो जरूर देखें, मेक श्योर टू वॉच दिस एज वेल। नाउ आफ्टर मैथ ऑफ गोलकनाथ जजमेंट जो है, व्हाट वाज दैट एवरीवन ऑफ?
आफ्टर मैथ ऑफ गोलकनाथ जजमेंट ये था, वो बहुत मजेदार आफ्टर मैथ है, ठीक है। अब उठ के प्रॉब्लम क्या हो गई, उन्होंने कहा भैया जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं वो लॉ है। आर वी क्लियर एवरीवन? ये सेटल कर दिया गया। और अगर लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो लॉज व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे थे, वो सब के सब वॉइड डिक्लेयर किए जाएं आर्टिकल 13 के अंदर। तो क्वेश्चन उठना ये शुरू हुआ आफ्टर मैथ ऑफ गोलकनाथ जजमेंट दैट ऑल the previous constitutional amendments, are we clear, they also came to the radar। अब ये भी रडार में आने वाली थी। आर वी क्लियर अबाउट दैट? ये भी रडार में आने वाली थी। क्यों? क्योंकि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह ने तो ये कह दिया था कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, गोलकनाथ तक 17th आ चुकी थी। उन्होंने कहा था द वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड अमेंडमेंट, तो एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट व्हिच वी ब्रिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज परमिसेबल, इट इज नॉट अ लॉ under article 13 clause 3। so even if those amendments were violating the fundamental rights of individual, those were not challengeable before। but गोलकनाथ का aftermath क्या हुआ? the word law includes amendment। are we clear? अब प्रॉब्लम आनी शुरू, अब प्रॉब्लम ये आनी शुरू हुई, भाई इतनी अमेंडमेंट हो चुकी है, इतने हजारों लॉज बन चुके हैं, कई व्यक्तियों के मौलिक अधिकार भी वायलेट हुए होंगे, तो अब तो ये जजमेंट उन सबको क्या दे रहा है? ये जजमेंट उन सबको एक लेजिटिमेसी दे रहा है। अब तो भाई क्या बोलते हैं, सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉइड कर दी जाए इस बेसिस पर। तो फाइनली इसी केस में इस पॉइंट को पहले से फोर्सी करते हुए गोलकनाथ जजमेंट में ये कहा गया, द कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। आर वी क्लियर? कोर्ट ने यहां पर क्या डॉक्ट्रिन अप्लाई की बेटा? कोर्ट ने यहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन। एक तो इंप्लाइड पावर्स का डॉक्ट्रिन और ये प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का प्रिंसिपल, ये कहां पर अप्लाई हुआ? तो दिस वाज अप्लाइड इन दिस पर्टिकुलर। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यस प्लीज एवरी वन ऑफ। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ने क्या हुआ एवरी वन ऑफ यू? कुछ क्रांति नहीं हो पाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग लाकर उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया कि देखिए भैया, इस जजमेंट का रैमिफिकेशन, इस जजमेंट का, गोलकनाथ ये बोले कि भैया देखिए इस जजमेंट का अब आने वाली अमेंडमेंट पर प्रभाव होगा। यानी कि उन्होंने इस जजमेंट की रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन समाप्त कर। आर वी क्लियर अबाउट दैट? क्या समाप्त कर दी? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन समाप्त कर दी। मतलब जो भी पहले गोलकनाथ के कॉन्ट्ररी जो जजमेंट्स डिसाइड किए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले वैलिड बताई गई थी, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया जा सकता। ये प्रोटेक्शन, ये सेफगार्ड खुद गोलकनाथ के जजमेंट ने दे दिया। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यस प्लीज। उन्होंने कहा भैया ऐसे करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहां जाएंगे? इतने इतने लॉ से इतनी अमेंडमेंट बन चुकी हैं, क्या करेंगे भैया? आर बी क्लियर? उन्होंने कहा नहीं भैया, ये जजमेंट भी जरूरी है, लेकिन क्या करते हैं, पुराने को सिक्योर्ड रखते हैं, आगे के लिए देखेंगे। दैट इज व्हाट दे लुक्ड इन। यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इस जजमेंट की उन्होंने खत्म कर दी। मतलब पहले जो भी रॉन्ग्स हुए हो गए, डजंट मैटर टू अस। Whatever have happened in the past, prior amendments, whatever they have happened based on previous judgments that have happened. Are we clear about that? Yes, please. And finally, बहुत ब्यूटिफुली उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कह दिया कि भैया 1967 के बाद जो जजमेंट्स आए हुए हैं, अब उनको आप गोलकनाथ के जजमेंट की लाइट में नाउ रीड इट आफ्टर दैट। दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। मतलब इस जजमेंट को, जो जजमेंट दिया गया है, आर वी क्लियर, अगर ओवर रूल करना है तो प्रीवियस रेट्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग नहीं हो सकती। आने वाले केसेस पर ही इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन का प्रिंसिपल जो है वो एप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? कोई दिक्कत? अब स्कोर कार्ड क्या हुआ? लेट्स मूव टू द बैक टू द स्कोर कार्ड। अब तीसरा केस आ जाता है गोलकनाथ का। आर वी क्लियर? द थर्ड केस विच केम इनटू पर्सपेक्टिव इज ऑफ गोलकनाथ। और अब गोलकनाथ ने क्या कहा? लेजिस्लेचर को यहां पर कुछ नहीं मिला, एंड पावर किसकी डिसाइड की गई? जुडिशियल रिव्यू।
was considered paramount, legislature के amendment की power खलास, judicial review prominent हो. Is that clear, every one of you? Yes, please. Is that clear, every one of you? अब स्कोर कार्ड फिलहाल क्या चल रहा है? Till गोलकनाथ, our scorecard is right, legislature 2, right, and judiciary 1. Are we clear? That is the thing. अब legislature इस अपमान को, are we clear about that? सहन कर पाती क्या? बताइए मुझे, एवरीवन ऑफ यू. कल मेरा लेक्चर यहीं से ही शुरू होगा, बट ठीक है. इस अपमान को सहन जो है वो कौन नहीं कर पा रही है? इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही है लेजिस्लेचर. बिल्कुल एकदम. आर वी क्लियर अबाउट दैट? रियल एल क्लासिको जो है वो बिल्कुल यही है एकदम. अब अपमान सहन नहीं कर पा रही है तो पार्लियामेंट जो है वो थोड़ी देर तक तो ये जजमेंट सुनने के बाद ऐसे करके बैठ गई, एकदम आराम से ऐसे बैठी हुई थी. ये हुआ क्या समझ ही नहीं आया. हे प्रभु, हे श्री राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? मेरा गामछा भी खुल गया. वैसी से अब जब ये आगे हो जाता है, ये आगे की सिचुएशन में हो जाता है, तो पार्लियामेंट को कुछ लोग आकर कहते हैं, ओ पार्लियामेंट, ओ लेजिस्लेचर, ठीक है, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है तुम्हें? कब खून खोलेगा रे तेरा फैजल? ऐसे पूछते हैं उनसे, ऐसे उन्हें झंझोड़ते हैं, पार्लियामेंट को जगाते हैं. कुछ लोग कहते हैं कब खून खोलेगा रे तेरा फैजल? तो फिर पार्लियामेंट कहती है आपका, दादा का, चाचा का, भाई का, सबका बदला लेगा रहता. और वो यही बदला लेने के चलते वो क्या करते हैं? दे केम अप विथ अ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आरबीटी, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल. फैजल यहां पर पार्लियामेंट है. आर वी क्लियर अबाउट दैट, एवरीवन? तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और एक नहीं, इसके बाद और भी है 26, 29 धड़ल्ले से अमेंडमेंट पास की जाती. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दो मेजर चेंजेस किए. एक, आर्टिकल 368 के अंदर एक क्लॉज 3 इंसर्ट किया, और एक आर्टिकल नंबर 13 के अंदर क्लॉज 4 इंसर्ट. दो आर्टिकल्स इंसर्ट किए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 368 में क्लॉज 3 किया. मेरा मन नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जाने का मेरा मन है, मैं इस लेक्चर को खत्म ही करा के जाऊं, बट मेरी क्लास लगी हुई है, स्पेशल क्लास है 6:30 से, इसीलिए. बाकी डिस्कशन इज इन दैट फ्लो कि अपन 2-2.5 घंटे इस पर बात कर सकते हैं. अब क्या होता है? व्हाट हैपेंस नाउ, लिसन. अब गोलकनाथ ने क्या बातें कही थी बेटा? ठीक है, गोलकनाथ ने ये कहा था कि you cannot by virtue of article 368 amend fundamental right. ये कहा था ना कि पार्लियामेंट जो है they cannot amend fundamental rights. पहला क्वेश्चन तो ये बोला था गोलकनाथ केस में. इसको उन्होंने आंसर किया. इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसको थोड़ा अलग रेड डेंजर में डाल दे, ठीक है ना, कलर से. इसको इफेक्ट को खत्म करने के लिए डायरेक्टली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 368 क्लॉज 3 डाला गया और कह दिया गया. अब जरा आप 368 क्लॉज 3 को देखो, वहां लिखा होगा पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. देखो, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड जो है पार्लियामेंट कर सकती है. ऐसा है क्या एवरी वन ऑफ यू? जरा जल्दी से देखकर बताओ, मेरे पास समय कम है. क्विक एवरी वन ऑफ यू, ऐसा है क्या एवरी वन ऑफ यू? यस प्लीज. इज इट देयर एवरी? डाला, यानी कि बदला ले रही है कि नहीं ले रही है फैजल पार्लियामेंट? जो कहा गया पूरी तरीके से उसको ओवरराइड कर दिया ये प्रोविजन लाकर. कहने लगे हैं ऐसे कैसे, जुडिशरी तुमको भी पावर दी गई है, अभी बताते हैं तुमको. ठीक है, ले आए उठा. अब इसके बाद दूसरी सिचुएशन आती है. ये तुम्हारे लिए आज की वाली सिचुएशन हो गई, बाहुबली 2. राइट, बाहुबली आई थी और फिर 2 आया था ना. कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसकी वहीं पर उसी तरीके का क्वेश्चन आज अपन छोड़ दें. 13 क्लॉज 4 जो है, एक और प्रोविजन इंसर्ट किया गया. सेकेंड पॉइंट क्या बोले थे गोलकनाथ? आर वी क्लियर? उन्होंने बोला था द वर्ड लॉ इंक्लूड्स अमेंडमेंट. आर वी क्लियर? And if the word law includes amendment, if the word law
इंक्लूड्स अमेंडमेंट, दैट मींस जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज किया जा सकता है। यस, जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज किया जा सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ? यस और रिव्यू एक्सरसाइज किया जा सकता है बॉस, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग एवरीवन ऑफ। अब आगे की सिचुएशन 13 क्लॉज 4 में इस बात को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। और क्या कह दिया 13 क्लॉज 4 इंसर्ट करके? अब आप जरा 2 मिनट के लिए 13 क्लॉज 4 देखो। तो उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट जो करेगी, इफ द पार्लियामेंट इज गोइंग टू मेक एनी अमेंडमेंट टू पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल नॉट बी जुडिशियली रिव्यूएबल। जरा देखो कि कोर्ट जो है उसको जुडिशियल रिव्यू जो है उसका नहीं कर सकते। देखकर बताइए क्या आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के तहत पार्लियामेंट ने अपने आप को इस तरीके का इम्यूनिटी जो है वो दिया कि नहीं दिया? जरा देखकर बताएं भैया, एवरी वन ऑफ यू। यस बताइएगा जी तेजी के साथ में, एवरी वन ऑफ यू। Nothing in this article shall apply to any amendment of the constitution made under 368। मतलब यह आर्टिकल आपको क्या पावर दे रहा है? इफ द लॉज आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स दे विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। वो क्या होंगे? उन्हें शून्य कर देने की पावर आपके पास है 30। मतलब ये पावर किस पर एप्लीकेबल नहीं होती? ये पावर अमेंडमेंट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होती जुडिशरी की। मतलब इफ द पार्लियामेंट इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 3 देन जुडिशरी हैव नो अधिकार, आर वी क्लियर, टू रिव्यू दैट पर्टिकुलर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? तीसरी, अब अपमान अब किसके पास में आ गया? अब यहां बैठकर पार्लियामेंट हंस रही, और ले आओ जजमेंट, आर वी क्लियर? हम भी करेंगे चेंजेस। अब इसके आगे यही 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद और 2 अमेंडमेंट्स आती हैं। एक 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, इससे प्रॉपर्टी लॉज में चेंजेस किए जाते हैं। आर वी क्लियर? प्रॉपर्टी लॉज में चेंजेस किए जाते हैं। एक 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है जिससे प्रिवी पर्स अबॉलिश किया जाता है, प्रिवी पर्स अबॉलिश किया जाता है। और एक और आती है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अगेन प्रॉपर्टी लॉज से ही रिलेटेड। आर वी क्लियर? ये अमेंडमेंट्स भी इंट्रोड्यूस की जाए 24th के बाद। इतनी खतरनाक ये डाल लेने के बाद में इसके बाद शुरू होती है कहानी किसकी? केशवानंदा भारती। इज दैट क्लियर? अब यही सारी की सारी अमेंडमेंट जो हैं ये चैलेंज की, जिसमें प्रिंसिपल अपने लिए कौन सी अमेंडमेंट है? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिस पर अपन को फंडामेंटल राइट जो है वो डिमार्केट कि क्या पार्लियामेंट के पास है। वही सेम क्वेश्चंस विल कम अगेन। गोलकनाथ कह रहे थे नहीं है पावर, ये अमेंडमेंट लाकर कह रही हैं आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, तो लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वो कैसे पहुंचे? केशवानंदा भारती, क्योंकि मैं बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं इसलिए कल किसी इंसान ने आपको केशवानंदा भारती के फैक्ट से अवगत नहीं कराया होगा, डायरेक्टली बात की होगी केशवानंदा भारती। मैं इस क्लास के अंदर भी वो फैक्ट्स डिटरमाइन करना चाहता था, बट क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, टुमारो आई विल बी डिस्कस। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर, राइट? आई कुड सी अ वेरी गुड एंथुसियाज्म टुडे बाय लाइक यू नो, जिस तरीके से आप लोग कॉन्स्टेंटली बिल्कुल एकदम पार्लियामेंट भी लाइक तुम शेर तो हम सवा शेर, काफी इंटरेस्ट दिखाया तुम लोगों ने भी, और इंटरेस्ट होना भी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन संविधान का प्रेमिस है ये डिस्कशन। तो आज इसका पार्ट 1 डिस्कस करा है, कल यही समय पर 5 बजे मैं आऊंगा और इसका पार्ट 2 से हम फाइनली डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर को राइट करेंगे। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा, अभी आपके दिमाग में होना चाहिए भैया इस पूरे लेक्चर में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहां है? कल डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जब केशवानंदा भारती आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्यों बेसिक स्ट्रक्चर की बात लाई गई, हाउ इट वाज इनकॉर्पोरेट। एवरीवन इज क्लियर? यस प्लीज, क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा। दैट इज अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। शेयर कर दीजिएगा अगर आप इसे कर सकते हैं, इट वुड बी अ ग्रेट डील फ्रॉम योर एंड। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो,
और कल मैंने एक डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के लिए बनाई हुई है। आई हैव आल्सो फॉर्मुलेटेड अ डॉक्यूमेंट, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन इन पे बात मैं तब कर पाऊंगा, इन पर बात मैं तब कर पाऊंगा, इसमें सारे केसेस का एक सिंपल सिंपल मायने में समावेश है। आर वी क्लियर? छोटे छोटे मायनों में इनका समावेश है कि क्या हुआ गोलकनाथ जजमेंट में। आर वी क्लियर? आफ्टर मैथ ऑफ गोलकनाथ जजमेंट क्या था, ऑल ऑफ दोस। इज दैट क्लियर? तो इस पर ये वाली जो डॉक्यूमेंट है, इस पर ये मैं आज नहीं भेजूंगा। आई फर्स्ट आई विल टीच एवरीथिंग एंड देन आई विल बी गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर। यस प्लीज, थैंक यू सो मच। बाद में जब ये सेशन खत्म हो जाए तो बाद में जब YouTube पर एक कमेंट सेशन होता है, आप जो लिख रहे हो प्लीज डू पॉइंट आउट, आप लोगों का कमेंट करना वहां पर जब सेशन खत्म हो जाता है बहुत बहुत जरूरी हो। जब आप लोग उस तरीके के यहां तो लिख रहे हो, हमारी टीम अंदर अंदर तक कमेंट जाकर नहीं देखेगी कि बच्चों को कितना पसंद आया। आखिर में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर हर सेशन के कंक्लूड होने के बाद जब वो रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाता है, आप उस पर कॉमेंट जरूर करके करा करिए कैसा लगा। इस तरीके से और भी चीजें आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आ सकते हैं, राइट? So I hope this was a good session. Tomorrow we are going to get through the doctrine of basic structure and last but not the least टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा लॉ विद विशाल के नाम से, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। एंड लास्ट में आप लोगों को बता देता हूं वी ऑल्सो हैव प्रतिज्ञा जुडिशरी ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच कमिंग, राइट? सो अगर 30 अगस्त से ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप इस बैच को में जो है वो आप क्या कर सकते हैं, इनरोल जो है वो कर सकते हैं। 30 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद दिस बैच, राइट? इस बैच के अंदर 1400 प्लस लाइव सेशंस हो चुके हैं, 7 लाइव सेशंस आपको मिलेंगे, 700 प्लस केस लॉज विल बी डिस्कस, 100 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीवाईक्यूज की एक्सेस है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और इलस्ट्रेशंस बेस्ड जैसे मैंने अभी आपको चीजें समझाएं, हर चीज आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड समझ में आएगी। आर वी क्लियर? तो यू कैन जस्ट मेक श्योर सिंह विशाल का रेफरल कोड यूज करके आप इस बैच को ज्वाइन जो है वो कर सकते। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, इफ दे वांट टू नो अबाउट अवर एनी काइंड ऑफ बैच जिसमें आपको एनरोलमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप मुझे @vishal 110730 पर टेलीग्राम कर सकते हैं। ये कोड यूज करने से आपको जो भी फीजिबल डिस्काउंट्स है, दैट इज रनिंग डिस्काउंट्स, वो भी आपको इस पर मिल जाएंगे। नाउ आई विल सी यू एट फॉर दी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास के लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ स्पेशल क्लास आप कैसे देख सकते हो। देखिएगा भाई, ये जो आपका सेशन चल रहा होगा ए भाई, और प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ठीक है ना? अगर आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द सेशन ऑल्सो। जस्ट 1 सेकेंड में आपको बता देता हूँ कि आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा ऊपर, और अनअकैडमी की ऐप दिख जाएगी जिस पर मैं अभी सेशन जो है वो लेने वाला। आई विल बी टेकिंग अ सेशन राइट नाउ, राइट? अमेंडमेंट प्रोसीजर आर्टिकल 368 लिखा हुआ है, अमेंडमेंट पर सेशन नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस, इनके ऊपर ये जो सेशन है ये आपका रहेगा, ठीक है ना? सो प्लीज मेक श्योर कि आप आए और आप आकर इस पर्टिकुलर सेशन को जरूर जो है वो देखें, ठीक है ना भाई? यस, पीडीएफ ग्रुप पर मिलेगी, बट पीडीएफ तब मिलेगी पहले मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे मैंने कोई बात नहीं की है, वो जो बनाई गई है वो बेसिक स्ट्रक्चर पर बनाई गई, ठीक है ना? तो मिलेगी उसी पर, बट द पॉइंट इज कि पहले मैं आज नहीं शेयर करूंगा, कल शेयर करूंगा, पहले पढ़ाने के पहले। अगर तुम लोग को डॉक्यूमेंट मिल जाएगी तो फिर तुम लोग क्या करोगे, फोकस करने ही नहीं आओ। तो चीजों को इतना डिटेल में ऐसे पढ़ा किया करो। अब मैं मिलता हूं आप लोग को स्पेशल क्लास के लिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस, बाय बाय।